नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 8 सितंबर के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन से हल्दी के अनुप्रयोग हैं? और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन में हल्दी के उपयोग के बारे में बात किया जा रहा है। यहाँ पर जो पहला पॉइंट है उसमें लिखा गया है खाद्य रंग कारक। तो आप सभी जानते हैं कि हल्दी का प्रयोग खाद्य रंग कारक के रूप में होता है। इसी तरीके से हल्दी का प्रयोग स्वादिष्ट कारक के रूप में भी होता है। हल्दी का उपयोग हम रंजक के रूप में भी करते हैं और इसी तरीके से हल्दी का उपयोग पारंपरिक औषधि को बनाने में भी किया जाता है। यानी कि यहाँ पर जितने भी पॉइंट दिए गए हैं उन सभी में हल्दी का उपयोग किया जाता है। और इसके आधार पर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इन चारों में हल्दी का उपयोग किया जाता है। इससे जुड़ा हुआ एक पिक आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है और इसी को आधार बना करके ये क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत किया गया था। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन गलत है और यहाँ पर आपको 4 कथन दिए गए हैं। यहाँ पर पहला कथन है, शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है जिसका अधिदेश शरणार्थियों, जबरन विस्थापित समुदायों और देश विहीन लोगों की सहायता और सुरक्षा करना है। तो यहाँ पर बात हो रहा है यूएनएचसीआर यानी कि शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त का। और आप सभी जानते हैं कि यह एक संयुक्त राष्ट्र का एजेंसी है जिसे शरणार्थियों, विस्थापित समुदायों और देश विहीन लोगों की सहायता के लिए बनाया गया था। यानी कि यहाँ पर जो पहला कथन है वो बिल्कुल सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, यह द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुए शरणार्थी संकट को दूर करने के लिए वर्ष 1950 में गठित किया गया था। अगर हम यूएनएचसीआर की बात करें तो इसका कार्यालय 1950 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उन लाखों यूरोपीय लोगों की मदद करने के लिए बनाया गया था जो अपने घर को छोड़कर के भाग गए थे या फिर युद्ध के कारण खो गए थे। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर दूसरा कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर जो वर्ष दिया गया है वो भी बिल्कुल सही दिया गया है। यानी कि यहाँ पर दूसरा कथन भी सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, वर्ष 1951 के शरणार्थी सम्मेलन ने एजेंसी के काम के दायरे और कानूनी ढांचे की स्थापना की जो प्रारंभ में युद्ध से प्रभावित हुए यूरोपीय लोगों पर केंद्रित था। तो जैसा कि हमने अभी अभी देखा कि 1950 में इसे तब बनाया गया था जब द्वितीय विश्व युद्ध के कारण लाखों लोग विस्थापित हो गए थे। और इसी के बाद 1951 में शरणार्थी सम्मेलन हुआ और 1967 का प्रोटोकॉल इसके प्रमुख कानूनी दस्तावेज हैं जो कि इसके काम का आधार बनते हैं। यानी कि 1951 में जो शरणार्थी सम्मेलन हुआ और उसके बाद में 1967 में जो प्रोटोकॉल पर दुनिया के देशों के द्वारा साइन किए गए उसी के आधार पर यूएनएचसीआर काम करता है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर तीसरा कथन भी बिल्कुल सही है। प्रारंभ में इसे युद्ध से प्रभावित हुए यूरोपीय लोगों पर केंद्रित करके बनाया गया था, लेकिन धीरे धीरे इसका दायरा पूरी दुनिया में बढ़ाया गया। यानी कि यहाँ पर तीसरा कथन भी बिल्कुल सही है। आइए देख लेते हैं चौथे कथन को। चौथा कथन है, भारत वर्ष 1951 के शरणार्थी सम्मेलन का पक्षकार नहीं है। यानी कि यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि भारत के द्वारा 1951 में हुए शरणार्थी सम्मेलन का पक्षकार नहीं बना गया था। अगर हम भारत की बात करें तो भारत ना तो 1951 का संयुक्त शरणार्थी सम्मेलन और ना ही उस कन्वेंशन के 1967 के प्रोटोकॉल का पक्षकार है और ना ही इसमें शामिल हुआ है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर चौथा कथन भी बिल्कुल सही है। यानी कि यहाँ पर चारों के चार कथन सही हैं। और इसके आधार पर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा था कि कौन सा कथन गलत है और हमने देखा कि यहाँ पर चारों कथन सही हैं। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज के द हिंदू समाचार पत्र में इसी से जुड़ा हुआ एक न्यूज आया है जिसका शीर्षक है, अफगान रिफ्यूजी हैव वेकेटेड ए स्टेयर साइट, पुलिस टेल
हाई कोर्ट। और इसी को आधार बना करके यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर ऑफ रिफ्यूजीज के ऊपर आपके सामने ये क्वेश्चन रखा गया था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा संवैधानिक उपबंध पंचायतों में सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है? और यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि आखिर वो कौन सा संवैधानिक उपबंध है जहां पर पंचायती राज में सीटों के आरक्षण को लेकर के चर्चा की गई है। आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर पहले ऑप्शन में अनुच्छेद 15 का जिक्र है, जो कि पंचायती राज से जुड़ा हुआ नहीं है। इसके अलावा अनुच्छेद 280 भी पंचायती राज से जुड़ा हुआ नहीं है। 239A भी पंचायती राज में सीटों के आरक्षण को लेकर के कोई जानकारी नहीं देता। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 243D। अनुच्छेद 243D पंचायतों में महिलाओं और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उचित प्रतिनिधित्व का प्रावधान करता है। यानी कि यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 243D। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। इसी से जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जिसका शीर्षक है, ओडिशा पासेस बिल कैपिंग रिजर्वेशन ऑफ सीट एट 50%। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विद्यांजलि 2.0 पोर्टल कौन सी सुविधा प्रदान करता है? और यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहां पर चर्चा किया जा रहा है विद्यांजलि 2.0 पोर्टल का। अगर हम इस पोर्टल की बात करें तो यह पोर्टल दान की सुविधा प्रदान करेगा। यहां पर कंपनियां कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि से योगदान कर सकती हैं। इसके अलावा कोई व्यक्ति अगर चाहता है कि स्कूलों में सुविधा को बढ़ाने के लिए वह दान करे, तो वो भी इस पोर्टल का उपयोग कर सकता है। यानी कि इस पोर्टल का उद्देश्य हमारे देश में स्कूलों का विकास और उनकी स्थिति को सुधार करना है। और इसके लिए अगर कोई भी दान देना चाहता है तो वह इस पोर्टल का उपयोग कर सकता है, जिसका नाम रखा गया है विद्यांजलि 2.0। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जहां पर कहा जा रहा है कि स्कूलों के विकास के लिए निजी दाताओं, कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, योगदान और स्वयंसेवी गतिविधियों की सुविधा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आपको मिल जाएगा, जिसका शीर्षक है, पीएम अर्जेज प्राइवेट सेक्टर टू हेल्प इम्प्रूव क्वालिटी इन गवर्नमेंट स्कूल, जहां पर विद्यांजलि 2.0 पोर्टल के बारे में चर्चा किया गया है। आइए अब एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, समाचारों में कभी कभी देखे जाने वाले आधार क्षरण एवं लाभ हस्तांतरण यानी कि बेस इरोजन एवं प्रॉफिट शिफ्टिंग पद का क्या संदर्भ है? और यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहां पर बात हो रहा है आधार क्षरण एवं लाभ हस्तांतरण का। अगर हम आधार क्षरण और लाभ हस्तांतरण की बात करें तो यहां पर इसका अर्थ होता है कि बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां कुछ ऐसे कर नियोजन के रणनीतियों का उपयोग करती हैं, जिसके कारण जिस देश में वो बिजनेस करती हैं वहां पर कर ना दे करके किसी दूसरे देश में अपने प्रॉफिट और कर का भुगतान किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कोई कंपनी है एक्स और उसके द्वारा भारत में व्यापार किया जाता है, यहाँ पर बहुत ही प्रॉफिट कमाया जाता है, लेकिन इस कंपनी के द्वारा भारत में जो कर कानून है उनमें जो कमियां हैं उसका उपयोग करते हुए भारत को टैक्स ना दे करके किसी दूसरे देश को टैक्स दिया जाए, तो इसे हम आधार क्षरण और लाभ हस्तांतरण कहते हैं। क्योंकि इस कंपनी के द्वारा कर नियमों में जो कमियां हैं उसका उपयोग करते हुए भारत में टैक्स नहीं दिया गया, बल्कि किसी दूसरे देश जहां पर टैक्स कम है वहां पर जाकर के टैक्स दिया गया, जबकि ये कंपनी भारत में बिजनेस कर रही है और भारत में लाभ कमा रहा है। और इसे ही हम BEPS यानी कि आधार क्षरण और लाभ हस्तांतरण के नाम से जानते हैं। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जहां पर कहा जा रहा है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए जाने वाले कर अपवंचन पर प्रतिबंध लगाना। यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए अब आज के तथ्य के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। आज के द हिंदू समाचार पत्र में एक न्यूज आया जिसका शीर्षक है, गवर्नमेंट मूव्स अलाउइंग लोकल सेल्स बाय सेज यूनिट सेंस इंपोर्ट टैग। और इसी को लेकर के हम चर्चा करने वाले हैं। यहां पर सरकार के द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र
यानी कि सेज में उत्पादकों का समर्थन करने के लिए कुछ उपाय किए जा रहे हैं। और यहां पर सरकार का कहना है कि सेज में उत्पादकों को अपने उत्पादन को घरेलू बाजार में बिना आयात के रूप में बेचने की अनुमति दी जाए। इससे उन्हें अतिरिक्त शुल्क वहन किए बिना अपनी बाजार पहुंच को बढ़ाने में मदद मिलेगा। अगर सरकार के द्वारा उन पर से आयात का टैग हटा लिया जाएगा तो इन उत्पादों पर लगने वाला जो अतिरिक्त शुल्क है वो भी हटा लिया जाएगा, जिससे उन्हें भारत के बाजार में इन उत्पाद को बेचने में मदद मिलेगा। सरकार ने यह भी कहा है कि सरकार के द्वारा हाल ही में अधिसूचित कर वापसी योजना के तहत निर्यात उन्मुखी इकाइयों यानी कि ईओयू और सेज को शामिल करने के ऊपर विचार किया जा रहा है, जिससे कि यहां पर काम करने वाली जो कंपनियां हैं उन्हें फायदा होगा। तो सरकार के सामने ये प्रस्ताव है और सरकार चाहता है कि सेज में जो कंपनियां काम कर रही हैं, उत्पादन कर रही हैं, उनका भी बाजार में पहुंच बढ़ाया जाए और इसी को लेकर के उसके द्वारा ये कदम उठाए जा रहे हैं। तो इस न्यूज को आप लोग जरूर देख लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। आशा करता हूं कि आपको आज का ये डेली क्विज पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं डेली क्विज के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।